नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। भारत में यानी कि हिंदुस्तान में न्याय प्रक्रिया गड़बड़ाती जा रही है। न्याय संकट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। करोड़ों केस लंबित हैं, लेकिन जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल पर जो जमानत का आदेश दिया वो कितनी देर में दिया और कितने टाइम में दिया, ये सोचने का विषय है। और ये कहीं ना कहीं न्याय पर सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर जस्टिस न्याय बिंदु ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई अरविंद केजरीवाल के मामले में। मेरा कथन या मेरा विश्लेषण कहीं भी न्याय प्रक्रिया को नीचा दिखाना नहीं है। ये एक मेरा विश्लेषण है। जितनी मेरी समझ है मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं किसी अपवाद में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जो न्याय प्रक्रिया से देश गुजर रहा है उससे तो लगता है कि भारत में न्याय प्रक्रिया ढीली पड़ गई है। लेकिन जस्टिस न्याय बिंदु ने दिल्ली शराब मामले में अरविंद केजरीवाल को 4 से 5 घंटे की बहस में ही जमानत दे दी और जमानत का आदेश रात को 8 बजे दिया, जबकि कोर्ट का टाइम 4 नहीं तो मैक्सिमम 5 बजे तक होता है। तो दोस्तों, ऐसे में 8 बजे एक लाइन का आदेश कि अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दी जाती है। कहीं ना कहीं इस न्याय में कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला नजर आता है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीम कोर्ट तक गए अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए, हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी और हाई कोर्ट की जज महोदया स्वर्ण कांता शर्मा ने तो 106 पन्नों का जजमेंट दिया था, उसको भी दरकिनार कर दिया जस्टिस न्याय बिंदु ने। तो सोचने का विषय और समझने का विषय यह है दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल का केस, जो मामला न्यायालय में इतने दिनों से चल रहा है, क्या वो 2 दिन की कार्यवाही में पूरा हो सकता था? सुप्रीम कोर्ट में भी कई दिनों तक अरविंद केजरीवाल पर बहस होती रही। अंत में फैसला रिजर्व रखा गया, लेकिन जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल दी जाती है, ईडी रिक्वेस्ट करती है कि हमें 48 घंटे की मोहलत दी जाए, इस जमानत पर अभी स्टे लगा दिया जाए। लेकिन जस्टिस न्याय बिंदु बिल्कुल अपने फैसले पर अडिग रहती हैं। ईडी की कोई दलील नहीं सुनी जाती। तो थोड़ी सी व्याख्या, जो ऑर्डर पास किया है जस्टिस न्याय बिंदु ने, जस्टिस न्याय बिंदु दिल्ली रोहिणी कोर्ट में भी सीनियर जुडिशियल जज थी, द्वारका कोर्ट में भी ये सीनियर जज थी। तो दोस्तों, फिलहाल वो राउज एवेन्यू कोर्ट में वेकेशन जज के रूप में कार्य कर रही थी, यानी कि ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। रेगुलर जज कावेरी बावेजा छुट्टी पर हैं, तो ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में वेकेशन जज की नियुक्ति कर दी गई। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में होता है, ऐसे ही हाई कोर्ट में होता है। तो ईडी ने जैसे ही ये सुना कि जमानत दे दी गई है केजरीवाल को, तो अगले ही दिन सुबह हाई कोर्ट का रुख किया। जब तक ईडी हाई कोर्ट पहुंचती है तो जस्टिस न्याय बिंदु का फैसला आया नहीं था, पूरा डिटेल में ऑर्डर आया नहीं था। सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर था
कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेगुलर जमानत दी जाती है। करोड़ों केस हिंदुस्तान में लंबित पड़े हैं। ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग, बड़ी पैसे वाले, बड़ी पहुंच वाले लोगों की सुनवाई इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? एक आम आदमी की सुनवाई क्यों नहीं हो पाती? इस न्याय व्यवस्था पर हिंदुस्तान में हंटर कब चलेगा? मेरा किसी भी निर्णय पर, कोर्ट के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विश्लेषण करना हमारा अधिकार है। जनता का भी अधिकार है कि हर व्यक्ति जो न्यायपालिका है उसका जो भी आदेश आता है उसकी समीक्षा कर सकता है। हर किसी की समीक्षा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में जब कोई भी मामला जाता है तो वो मतभेद के आधार पर ही जाता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल का मसला है, ईडी इसमें दूसरा पक्ष है। अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे, ईडी अपना पक्ष रखेगी। तो ईडी का कहना था हाई कोर्ट में कि हमारी दलीलों को सुना नहीं गया, और जो फैसला रिटिन में आया है उसमें जस्टिस न्याय बिंदु कह रही हैं कि जो ईडी कह रही है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई, उसमें से सिर्फ 40 करोड़ का ही ईडी पता लगा पाई है, जबकि 60 करोड़ का ईडी अब तक पता नहीं लगा पाई है। केस को चलते हुए, यानी जांच को चलते हुए 2 साल हो चुके हैं, तो ईडी कब तक ये कार्रवाई पूरी करेगी? ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर कोई साक्ष्य ऐसा नहीं दे पाई ईडी जो उनके खिलाफ जाता हो। तो दोस्तों, जो 40 करोड़ रुपया जज महोदया खुद कह रही हैं वो रिश्वत का ही तो पैसा है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी मकान या गाड़ी बेचकर वो गोवा के चुनाव में खर्च नहीं किया है, ना ही वो पैसा आम आदमी पार्टी के खाते से गया है। तो जस्टिस न्याय बिंदु को यह समझना चाहिए था कि रकम वो 100 करोड़ हो या 40 करोड़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराध अपराध होता है, चाहे वो 1 करोड़ का हो, 40 करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो। विजय नायर के बारे में लिखती हैं कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ा हुआ था, परोक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ था। कैलाश गहलोत के बंगले में रहने का मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर को कहा था कि वो इस बंगले में रहेंगे। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता किसी मंत्री के घर पर पूरे बंगले पर कब्जा कर कैसे रह सकता है? वो भी शीश महल के सबसे निकट का बंगला होता है। इसमें कैलाश गहलोत जो दिल्ली के मंत्री हैं वो कह चुके हैं, मैं तो कभी उस बंगले में रहा ही नहीं, वहां तो विजय नायर रहते हैं। ईडी जब दलीलें दे रही थी तो कई बार जस्टिस न्याय बिंदु ने ईडी के एसजी राजू को रोकने की कोशिश करी कि बस आपकी दलीलें पूरी हो चुकी हैं। जब राजू ने कहा कि दस्तावेज हम कोर्ट में जमा करा चुके हैं, तो न्याय बिंदु कहती हैं कि इतने 1000 पन्ने पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे तो फैसला ही देना है। तो क्या जो एविडेंस लिखित में दिए गए हैं, डिजिटल एविडेंस हैं, क्या वो तकरीरों से या दलीलों से दिए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिए जा सकते। एविडेंस फाइलों में लगाकर ईडी पहले ही दे चुकी थी। जो रेगुलर जज थी कावेरी बावेजा, उससे पहले जस्टिस नागपाल हुआ करते थे जो दिल्ली शराब घोटाले को देख रहे थे। कावेरी बावेजा जो रेगुलर जज इस वक्त थी वेकेशन से पहले, वो भी इस केस के बारे में भली भांति जानती हैं। उन्होंने कई बार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के विषय में टिप्पणी वो कर चुकी हैं। तो ऐसे में 2 दिन में सुनवाई पूरी कर लेना, साक्ष्यों को ना देख पाना, क्या ये न्याय प्रणाली पर आघात नहीं है? अगर ईडी हाईकोर्ट पहुंचती है तो मतभेद रखने वाले लोग ईडी पर उंगली उठाते हैं कि ऐसी जल्दबाजी क्या थी।
तो ऐसी जल्दबाजी क्या थी जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी? तो दो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एक तो विजय नायर, उसमें जस्टिस महोदया कहती हैं कि विजय नायर पार्टी का आदमी हो सकता है, वो किसी और के कहने से रुक सकता है, लेकिन तुम यानी ईडी कोई साक्ष्य नहीं दे पा रही है। जबकि विजय नायर का प्रूफ फेस टाइम पर बात करते हुए ईडी डिजिटल एविडेंस के रूप में दे चुकी है। जब एएसजी राजू ने यह कहा था कि हमें अभी सीडीआर प्रस्तुत करनी है, तो जस्टिस महोदया ने मना कर दिया, हमें किसी और साक्ष्य की जरूरत नहीं है। जस्टिस न्याय बिंदु कहती हैं अपने फैसले में कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष बचना चाहिए। यानी कि उन्होंने इस आधार पर जमानत दी कि केजरीवाल निर्दोष हैं। उन्होंने कहा जो भी ईडी की बातें हैं, दलीलें हैं, वो हवाई हैं। ईडी अपने साक्ष्य पेश करने में नाकाम रही है। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी केजरीवाल को, उसमें भी 5-6 दिन लग गए थे बहस पूरी होने में, लेकिन वो बहस पूरी नहीं हुई थी। जब भी जज महोदय ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं, हम इनको इंटरिम बेल देना चाहते हैं, ईडी ने उसका भी विरोध किया था, लेकिन जस्टिस न्याय बिंदु किसी भी आधार को मानने को तैयार नहीं थी। एएसजी राजू ने 106 पन्ने जो हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है अप्रूवर्स के बारे में और अरविंद केजरीवाल के साक्ष्यों के बारे में, उसको भी जस्टिस न्याय बिंदु ने पढ़ने से मना कर दिया। यानी कि जस्टिस न्याय बिंदु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की भी अवहेलना करती हुई नजर आई। ये तो हर जज का अपना निर्णय होता है, जज को पावर होती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल करने को कहा था, तो अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट आए थे। वहीं स्पेशल जज जस्टिस न्याय बिंदु की अदालत में वेकेशन बेंच थी उसमें ये मामला थोड़े ही समय में सुन लिया जाता है और जज ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। आप सोचिए दोस्तों, ऊंची पहुंच वाले लोग, पैसे वाले लोग अपने केस को किस तरह से लड़ते हैं। उनके लिए बड़े बड़े वकील पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। तो क्या एक आम आदमी को इतनी जल्दी जमानत न्याय बिंदु दे सकती हैं? कोई जज दे सकता है? उनको तो वकील खड़ा करने में भी दिक्कत आती है। तो जितने करोड़ केस हिंदुस्तान में लंबित हैं, उनसे कम 20 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। एक केस यानी 1 करोड़ भी हम मान लें तो एक परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं, तो 4 करोड़ केस लंबित हैं हिंदुस्तान में। ऐसे में भारत की न्याय व्यवस्था पर हंटर कब चलेगा? और ऐसे जज अपनी मनमानी करने लगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इंटरिम बेल दी थी, तो पूरे हिंदुस्तान में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बवाल मचा था कि अरविंद केजरीवाल के लिए अलग से व्यवस्था क्यों करी गई है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि अगर हिंदुस्तान को चलाना है, देश में कानून का राज स्थापित हो, तो न्याय व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। ये मेरा अपना मत है। आप इससे मत भिन्न रख सकते हैं, लेकिन केजरीवाल को जितनी जल्दी जमानत दी गई, रात को 8 बजे दी गई, बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए दी गई, ये एक जस्टिस के कार्य नहीं है। तो दोस्तों, सोचना और समझना आपका भी विषय है। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा, लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।